हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक हॉरर मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है आउटसाइड। यह फिल्म फिलीपींस में शुरू होती है, जहाँ सभी मेजर सिटीज बेहोश और खून के प्यासे ज़ॉम्बीज से भर गए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फ्रांसिस एबल किसी तरह मैनिला से भागने में कामयाब हो गया है और अपनी वाइफ आइरिस और उनके दो बेटों जोश और लूकस के साथ अपने गांव की ओर जा रहा है। जल्द ही वे एक पुराने खाली और अबैंडन्ड हाउस के पास पहुंचते हैं। फ्रांसिस एक मेटल पाइप लेता है और कॉशियसली घर के अंदर जाता है। जैसे ही वह धीरे धीरे अंदर जाता है, उसे ऊपर से फेंट नॉइजेस सुनाई देती हैं और वह उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जल्द ही एक रूम में प्रवेश करता है और एक डेड मैन को बेड पर पड़ा हुआ पाता है। उस डेड मैन के हैंड के पास एक गन है, जो यह दर्शाता है कि उसने खुदकुशी की है। फ्रांसिस गन और एक रिस्ट वॉच ले लेता है ताकि वह टाइम जान सके और फिर बाहर निकल जाता है। डोर के पास खड़े होकर वह एक ओल्ड वुमन को देखता है, जो हाल ही में ज़ॉम्बी में बदल गई है। यह पता चलता है कि रूम में पड़ा हुआ आदमी फ्रांसिस का फादर है और वह वुमन उसकी मदर है। ज़ॉम्बी मदर अंततः उस पर अटैक करती है, जिससे फ्रांसिस को उसे शूट करना पड़ता है। इस हॉरिफाइंग घटना के बाद फ्रांसिस अपने पेरेंट्स को कॉर्नफील्ड में दफना देता है। एबल फैमिली फिर रात के लिए घर के अंदर बस जाती है। हालांकि फ्रांसिस सो नहीं पाता और पूरी रात गार्ड करता रहता है। सुबह होते ही वह वाटर सप्लाई की चेक करता है और कंफर्म करने के बाद कि वाटर क्लीन है, वह अपने बेटों को उसे यूज करने की परमिशन देता है। लेकिन आइरिस को यह बात पसंद नहीं आती कि अब वे इस हाउस में स्टक हो गए हैं। कुछ टाइम बाद फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जोश को साथ लेकर पास के एक और हाउस की चेक करने जाता है। वहां उन्हें एक रेडियो, एक फ्लैशलाइट और एक केज में कुछ चिकन्स मिलती हैं। उन्हें हाउस ओनर का डेड बॉडी भी मिलता है, जो अभी भी रूफ से लटका हुआ है। फ्रांसिस जोश को ऑर्डर देता है कि वह बॉडी के बेल्ट से लटके हुए कीज को निकाले, लेकिन जैसे ही बॉय कीज को खींचता है, डेड बॉडी उसके ऊपर गिर जाती है। जोश इस इंसिडेंट में क्लियरली हर्ट हो जाता है, हालांकि फ्रांसिस उसकी हेल्प नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा खुद से डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना सीखे। उस आफ्टरनून आइरिस फ्रांसिस को हाउस के बेसमेंट में ले जाती है ताकि वे किसी भी सप्लाईज या टूल्स की चेक कर सकें जो वहां पड़े हो सकते हैं। यह पता चलता है कि फ्रांसिस के एब्यूसिव फादर उसे अक्सर पनिशमेंट के रूप में बेसमेंट में लॉक कर देते थे। वह क्लियरली उस ट्रॉमा से उबर नहीं पाया है, लेकिन फिर भी रूम में जाता है और एक जनरेटर खोजता है जिसका फ्यूल खत्म हो गया है। बाद में उस नाइट डिनर के दौरान आइरिस सजेस्ट करती है कि उन्हें नॉर्थ की ओर जाना चाहिए, जहां से वे हैं वहां से कुछ माइल्स दूर, क्योंकि उसे यहां सेफ फील नहीं होता है। हालांकि फ्रांसिस इंसिस्ट करता है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई और नहीं है और यह सेफ है। अगली मॉर्निंग कपल हाउस के चारों ओर फैले कॉर्नफील्ड के पास कॉन्वर्सेशन करते हैं। यह पता चलता है कि जोश फ्रांसिस का सन नहीं है। यही वजह है कि वह उसके साथ लूकस जितना अच्छा बिहेवियर नहीं करता है। आइरिस फिर रिपीट करती है कि उन्हें नॉर्थ की ओर जाना चाहिए, जहां गवर्नमेंट ने उन्हें जाने के लिए कहा था। फ्रांसिस को यह आइडिया पसंद नहीं आता है, लेकिन इवेंचुअली अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए अग्री हो जाता है। जल्द ही बाद में वे अपने वैन में निकल पड़ते हैं। फ्रांसिस ड्राइव करता है जबकि आइरिस आगे का राउट प्लान करती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है जब तक कि जोश अपना माउथ नहीं खोलता है। वह गलती से यह बता देता है कि आइरिस को हाल ही में फ्रांसिस के एस्ट्रेंज्ड ब्रदर डिएगो का कॉल आया था। यह न्यूज़ फ्रांसिस को इतना एंग्री कर देती है कि वह फोकस खो देता है और ब्रिज पर एक ब्लॉकेज से टकराने ही वाला होता है। फैमिली को तब रियलाइज होता है कि वैन के लिए आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए फ्रांसिस सजेस्ट करता है कि वे हाउस वापस चले जाएं। हालांकि आइरिस वैन से बाहर निकलती है, एक ब्लेड से आर्म्ड होकर, और बैरिकेड को काटने की कोशिश करती है। वह बहुत ज्यादा नॉइस करती है और जल्द ही एक सोल्जर, जो हाल ही में ज़ॉम्बी में बदल गया है, पीछे से अपीयर होता है। फ्रांसिस उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है और ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देता है,
लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने में हेल्प करता है, उनके वैन के पीछे और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उनके बेटे अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किड्स का एंड निकट है, लेकिन पेरेंट्स इस चैलेंज का सामना करते हैं। फ्रांसिस ब्रेवली ज़ॉम्बीज़ पर गन चलाता है और उन्हें वैन से दूर ले जाता है। आइरिस तब अपने बेटों को बचाने में कामयाब होती है, जबकि उसका हस्बैंड डेड सोल्जर से एक ग्रेनेड उठाता है और ज़ॉम्बी से दूर भागने की कोशिश करता है। वह कार्स के ऊपर से जंप करता है और क्विकली पीछा कर रहे ज़ॉम्बी से डिस्टेंस बना लेता है। सेफली एक कार के पीछे पहुंचने के बाद वह ग्रेनेड फेंकता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। बूम! फ्रांसिस फिर अपने फैमिली के साथ फिर से जुड़ जाता है और वे हाउस वापस चले जाते हैं। 2 वीक्स बाद फ्रांसिस सीक्रेटली ब्रिज पर वापस जाता है ताकि वैन को ले आए और पता चलता है कि वह वर्किंग कंडीशन में है। वह इसे हाउस ले जाने वाला होता है जब सडनली किसी रीजन से उसका माइंड बदल जाता है। वह नहीं चाहता कि उसका फैमिली उसके एंसेस्ट्रल हाउस को छोड़े। बाद में वह फ्यूल लेकर आता है और आइरिस से झूठ बोलता है कि वैन ब्रोकन डाउन हो गई है। वह फिर जनरेटर में फ्यूल डालता है और अपने फैमिली को लाइट्स, एयर कंडीशनिंग और कुछ म्यूजिक के साथ सरप्राइज करता है। अगली मॉर्निंग फ्रांसिस ब्रेकफास्ट के लिए कुछ एग्स लेने के लिए अपने चिकन्स के केज के पास जाता है, लेकिन वहां एक डॉग को पाता है जिसने न केवल उनकी चिकन को मार डाला है बल्कि उसके हैंड पर बाइट कर लिया है। आइरिस बाद में उसके वुंड्स का इलाज करती है, लेकिन हॉस्पिटल खोजने का सजेस्ट करती है क्योंकि उनके पास रेबीज की कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन एक बार फिर फ्रांसिस इस हाउस की सेफ्टी को छोड़ने से इनकार कर देता है। इस बीच जोश रेडियो पर कुछ सुनता है कि पास में एक कैंप है, लेकिन वह पूरा मैसेज नहीं समझ पाता है। बच्चा फिर यह इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को बताता है। उस नाइट डिनर के दौरान एक हीटेड डिस्कशन छिड़ जाती है। आइरिस सजेस्ट करती है कि उन्हें कैंप खोजने के लिए जाना चाहिए। हालांकि फ्रांसिस हाउस पर रहने पर इंसिस्ट करता है, उसे याद दिलाता है कि उन्हें आउटसाइड कई बार क्या झेलना पड़ा है। अगली मॉर्निंग फ्रांसिस चिकन्स के केज की रिपेयर कर रहा होता है जब जोश उसके पास आता है और जनरेटर चालू करने के लिए कहता है, आई वॉन्ट टू प्ले प्लेस्टेशन, मैन। फ्रांसिस फ्लैटली उसके रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, जिससे दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट छिड़ जाती है। फ्रांसिस जोश से पूछता है कि क्या वह अपने फैमिली को बचाने के लिए किल कर सकता है, जैसे उसने ब्रिज पर किया था। जब बच्चा बोल्डली रिप्लाई करता है कि वह कर सकता है, फ्रांसिस उसे पास के एक फील्ड में ले जाता है और उसे गन यूज करना सिखाता है। हालांकि आइरिस गनशॉट्स की साउंड सुनकर फील्ड में पहुंचती है और देखती है कि फ्रांसिस जोश को उसी तरह टॉर्मेंट कर रहा है जैसे उसके फादर ने उसे छोटे होने पर किया था। वह अपने हस्बैंड का सामना करने ही वाली होती है जब सडनली कई ज़ॉम्बीज उस स्पॉट पर आ जाते हैं, पॉसिबली गनशॉट्स की लाउड साउंड के कारण। फैमिली तब क्विकली हाउस वापस भागती है। ज़ॉम्बीज उनके पीछे होते हैं। वे डोर्स ब्लॉक कर देते हैं और अपस्टेयर्स भाग जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज का होड़ डोर्स और विंडोज के माध्यम से अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही सब कुछ खत्म होने वाला लगता है, एक जीप हाउस के बाहर अराइव होती है और ज़ॉम्बीज को दूर ल्योर करती है। मॉर्निंग होते ही फ्रांसिस पास की रिवर पर जाता है और पता चलता है कि जिस आदमी ने उन्हें बचाया है वह उसका ब्रदर डिएगो है। यह जोर देकर कहा गया है कि जोश वास्तव में डिएगो का बेटा है। दो भाई अपने अतीत पर चर्चा करते हैं, जिसके दौरान डिएगो हर चीज के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह उनकी मदद करने आया था। हालांकि फ्रांसिस अपने अहंकार में डूबा हुआ है और इस सहायता को ठुकरा देता है। वह अपनी बंदूक निकालकर डिएगो पर तान देता है, लेकिन डिएगो अपने भाई से और कोई टकराव नहीं चाहता और जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह फ्रांसिस को उत्तरी कैंप का नक्शा दे जाता है। डिएगो के जाने के बाद फ्रांसिस नक्शे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी क्षण में अपना इरादा बदल लेता है। बाद में जब वह घर लौटता है तो झूठ बोलता है कि जब वह वहां पहुंचा तब तक डिएगो पहले ही मर चुका था। इसके बाद वह घर की मरम्मत करने और खिड़कियों को बंद करने में लग जाता है। कुछ समय बाद लुकास खेलते हुए मक्खी का पीछा करते करते तहखाने तक पहुंच जाता है,
जहां उसे खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वहीं आइरिस भी वहां आती है और देखती है कि ज़ॉम्बी कमजोर होते जा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि भोजन की कमी के कारण ये प्राणी जल्द ही मर जाएंगे। वह लुकास से वादा करती है कि सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि फ्रांसिस तहखाने के दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुन रहा है। फ्रांसिस इस नई परिस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहता। दोपहर में फ्रांसिस खेतों में घूमते हुए एक कमजोर ज़ॉम्बी को देखता है और उसे मार देता है। फिर वह अपने परिवार को यह यकीन दिलाने लगता है कि खेत में अभी भी ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। वह नहीं चाहता कि उसका परिवार बाहर जाए। रात के खाने के दौरान जोश बताता है कि उसने फ्रांसिस के पास एक नक्शा देखा है, जिसमें उत्तरी कैंप जाने का रास्ता दिया हुआ है, जहां वे सभी सुरक्षित रह सकते हैं। यह सुनकर फ्रांसिस बेहद स्वामित्वपूर्ण व्यवहार करने लगता है और आइरिस को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें खेत में ही रहकर परिवार को बढ़ाना चाहिए। वह सुझाव देता है कि उन्हें एक और बच्चा पैदा करने की योजना बनानी चाहिए, लेकिन आइरिस इसे ठुकरा देती है और कहती है कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उसे याद दिलाती है कि भोजन भंडार खत्म हो रहा है और उन्हें बाहर जाकर खाने पीने की चीजें इकट्ठा करनी चाहिए। इस सुझाव से फ्रांसिस नाराज हो जाता है और अपने वैवाहिक संघर्ष को सामने लाने लगता है। वह अपने बेटों को बताता है कि ज़ॉम्बी प्रकोप से पहले आइरिस उन्हें छोड़ने की योजना बना रही थी। आइरिस यह स्वीकार करती है और कहती है कि वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। वह फ्रांसिस से नक्शा देने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वह गुस्से में नक्शा जलाकर राख कर देता है। अगली सुबह फ्रांसिस खेतों में भोजन की तलाश में जाता है, लेकिन उसे केवल गन्ना मिलता है। तभी वह दूर से गोलियों की आवाज सुनता है, जिससे स्पष्ट होता है कि पास में लोग हैं और वे ज़ॉम्बियों से लड़ रहे हैं। रात में वह तहखाने से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लाता है और दरवाजे को बंद कर चेन से ताला लगा देता है। आइरिस और जोश उसकी इस बढ़ती नियंत्रणवादी प्रवृत्ति से बेचैन हो जाते हैं। जोश ताना मारता है कि फ्रांसिस वही कर रहा है जो उसके पिता ने उसके साथ किया था। यह सुनकर गुस्से में आकर फ्रांसिस उसे मारने के लिए हाथ उठा देता है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से कोई खुद को सैनिक बताकर अंदर आने की गुहार लगा रहा होता है। फ्रांसिस मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन जोश लकड़ी हटाकर दरवाजा खोल देता है। घायल सैनिक कोरेरा अंदर घिरता है और इलाज की भीख मांगता है। आइरिस, जो एक नर्स है, तुरंत उसकी मदद करने लगती है। सैनिक बताता है कि वह एक पास के कैंप से है और उसकी टुकड़ी आपूर्ति लाने गई थी, जब उन पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया। पूरी टुकड़ी मारी गई, लेकिन वह किसी तरह बचकर भाग निकला। जब वह घिर गया था, तब एक आदमी ने उसकी मदद की और उसे इस घर की ओर भेजा। आइरिस को शक होता है कि वह मदद करने वाला शख्स डिएगो ही था। आखिरकार फ्रांसिस कोरेरा को रात भर तहखाने में रखने के लिए राजी हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब सब सो रहे होते हैं, जोश आइरिस को बताता है कि वह डिएगो या कैंप को खोजने के लिए निकलने वाला है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे अपने असली पिता के बारे में पता है, लेकिन वह हमेशा फ्रांसिस को ही अपना पिता मानता है। अगली सुबह फ्रांसिस देखता है कि कोरेरा लुकास के साथ नाश्ता कर रहा है, लेकिन जोश वहां नहीं है। जब वह आइरिस से पूछता है, तो वह कोई जवाब नहीं देती। गुस्से में फ्रांसिस जोश की तलाश में निकल पड़ता है और पाता है कि उसका कमरा खाली है। यह एहसास होते ही कि जोश उसके हाथ से फिसल गया है, वह पागल हो जाता है। वह हथौड़ा उठाकर वापस आता है और बिना किसी चेतावनी के कोरेरा के सिर पर वार कर देता है। कोरेरा की खोपड़ी फट जाती है और उसकी लाश टेबल पर गिर पड़ती है। यह देख बाकी सभी भयभीत रह जाते हैं। फ्रांसिस फिर आइरिस को जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और जब वह होश में आती है, तो खुद को और लुकास को तहखाने में कैद पाती है। इसी दौरान फ्रांसिस की मानसिक स्थिति और खराब होती जाती है। वह उस कुत्ते को मार देता है जिसने उसकी मुर्गी खा ली थी और उसका मांस पकाता है। फिर सैनिक की वर्दी पहनकर तहखाने में जाता है और जब उसका परिवार मांस खाने से इनकार करता है,
तो गुस्से में प्लेट तोड़ देता है। वह बताता है कि जब वह छोटा था तो उसका पिता उसे खाना न खाने पर सजा देता था। कुछ समय बाद आइरिस और लुकास एक योजना बनाते हैं। अगले दृश्य में फ्रांसिस लुकास की चीख सुनकर जागता है और तहखाने में भागता है। जैसे ही वह अंदर आता है, आइरिस उसे एक भारी वस्तु से मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर माँ बेटा चाबियां लेकर भाग जाते हैं। होश में आने पर फ्रांसिस तहखाने में अकेला होता है और उसे अपने पिता की क्रूरता की यादें सताने लगती हैं। इस बीच आइरिस और लुकास बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी बन चुका डिएगो उन पर हमला कर देता है। वे घर वापस भागते हैं, लेकिन डिएगो आइरिस को पकड़ लेता है। लुकास मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डिएगो उस पर हमला कर देता है। इसी क्षण फ्रांसिस तहखाने से बाहर आता है और अपने परिवार को बचाता है। वह ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन इससे पहले डिएगो लुकास को काट लेता है। अब उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो लुकास का हाथ काट दे या उसे ज़ॉम्बी में बदलते देखें। फ्रांसिस तुरंत वैन लेने पुल की ओर भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर जोश उसे ज़ॉम्बी समझकर गोली मार देता है। जब जोश को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह माफी मांगता है। मरने से पहले फ्रांसिस उसे वैन लेकर बाकी परिवार को बचाने का निर्देश देता है। फिल्म का अंत आइरिस को जोश के वैन में लौटने को देखकर होता है, लेकिन सच कहें तो लुकास का बचना मुश्किल है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।